हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर। विस्कोसिटी। जैसे फ्रिक्शन पढ़े थे ना, अगर एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी रिलेटिव मोशन में है तो एक फोर्स लगता है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सिमिलर फेनोमेना फ्लूइड में भी होता है कि अगर एक फ्लूइड लेयर दूसरे फ्लूइड लेयर के ऊपर चल रहा है तो एक फोर्स लगता है जो कि दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। या फिर कोई दूसरी बॉडी फ्लूइड के अंदर चल रही है तो उस पर एक फोर्स लगता है जो कि बॉडी के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। एंड दैट फोर्स, जो फोर्स होगा उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं और इस फेनोमेना को विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना। कोई भी अगर कोई पानी में तैर रहा है तो उस पर पीछे डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज सिमिलर टू द फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है वैसे ही विस्कोसिटी क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन लेयर के रेस्पेक्ट में हो सकता है, क्योंकि होगा क्या, जैसे अगर ये फ्लूइड है तो फ्लूइड लेयर के फॉर्म में मोशन करता है। ये बॉटम पे है, बॉटम वाला जो फ्लूइड होता है, जो लेयर होता है वो बॉटम से चिपका होगा, उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होता है। तो मतलब अगर इस पे फोर्स लगाओगे, इस पे शियर फोर्स लगाओगे, फ्लूइड फ्लो होने के लिए शियर फोर्स लगाना पड़ता है। और शियर फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में तो सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होगा इस पॉइंट का होगा, ये आगे जाएगा, इससे इससे थोड़ा सा कम जाएगा, ये पॉइंट यहाँ, ऐसे मूवमेंट होगा। सबसे कम जो मूवमेंट होगा वो जो बॉटम पे पॉइंट है उसका, वो रेस्ट में ही रहेगा उसी पे। तो ये लाइन ए बी पहले इस तरीके से था, जब इस पे फोर्स लगाओगे तो ए तो इसी पे रहेगा लेकिन बी डैश आगे मूव करके चल जाएगा। जब ऐसे फोर्स लगाओगे तो मूवमेंट जो होगा वो इस लाइन का, ये सारे पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है ना कि जब यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इसको आगे खींचने के लिए, इसको फोर्स लगा रहे हैं इस लेयर को आगे खींचने के लिए, तो इन पीछे वाला लेयर इसको पकड़ के रखा है। पकड़ के रखा है क्यों? फिनोमेना विस्कोसिटी के चलते ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, इसके रिलेटिव मोशन को ये अपोज कर रहा है, इसको थोड़ा सा पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहा है तो ये यहाँ पे आया। फिर इसको, इस लेयर को ये पकड़ के रखा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हुआ। उसी के तरीके से इस लेयर को ये पकड़ के रखा है तो जितने नीचे नीचे जाएंगे जो वेलोसिटी होता है वो घटते जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी घटते जाता है। जो बॉडी जो बॉडी कांटेक्ट में होगा ग्राउंड से या सरफेस से, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, उसका रिलेटिव मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो। तो लिखना, viscosity is a property of viscosity is a property of fluids. Viscosity is a property of fluids by virtue of which viscosity is a property of fluid by virtue of which by virtue of which by virtue of which fluid layers fluid layers fluid layers oppose fluid layers oppose relative motion fluid layers oppose relative motion in between them relative motion in between them or or fluid opposes or fluid opposes or fluid opposes relative motion of a body relative motion of a body fluid opposes relative motion of a body moving inside the fluid opposes relative motion of the body moving inside the fluid। ठीक है। अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में ट्रेवल करता है या मूव करता है तो उस पे भी फोर्स लगता है पीछे की तरफ, वो क्यों? विस्कोसिटी के चलते। ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड, दिस फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड दिस फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड is called viscous force is called viscous force is called viscous force। ठीक है।
इस फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे फ्रिक्शन के केस में बात कर रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वैसे ही यहाँ पे भी बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखना, इट इज डिफाइंड एज ratio of shear stress, defined as ratio of shear stress and velocity gradient it is defined as ratio of shear stress and velocity gradient। अब समझते हैं velocity gradient होता है क्या। देखो अगेन लेयर वाइज लेकर के समझेंगे। ये फ्लूइड लेयर्स है और यहाँ पे बॉटम, और भी बहुत सारे लेयर्स होंगे। अब देखो ऊपर पे क्या करोगे, ऊपर अगर कहीं फोर्स लगा रहे हो जिसके चलते शियर स्ट्रेस आना चाहिए, तो फोर्स कैसे लगाएंगे? पैरेलल टू द सरफेस। शियर स्ट्रेस आने के लिए जो फोर्स लगता है वो सरफेस के पैरेलल लगता है। तो यहाँ पे अगर सरफेस के पैरेलल लगाओगे ना तभी ये फ्लो करेगा। अगर फ्लूइड को फ्लो करवाना है तो उसके लिए फोर्स सरफेस के पैरेलल लगाना होता है, तब फ्लो होगा। नहीं तो अगर ऐसे टेबल रख दिए और ऊपर से कितना भी दबाओगे फ्लूइड फ्लो नहीं होगा। जब तक टेबल टिल्ट नहीं करोगे तो फ्लूइड फ्लो करके नहीं जाएगा। फ्लूइड फ्लो होने के लिए शियर फोर्स की जरूरत होती है, तो हमने इस पे शियर फोर्स लगाया। उसके चलते क्या होगा, ये जो टॉप सरफेस पे फ्लूइड है ये v वेलोसिटी से आगे जाएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर नीचे जाओगे तो नीचे वाला जो फ्लूइड है वो भी आगे जाएगा, लेकिन v से नहीं जाएगा, थोड़े से कम वेलोसिटी से जाएगा। सिमिलरली उसके नीचे और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v, मान लो vn, ये 0 होगा। तो सबसे बॉटम में जो फ्लूइड होगा वो ग्राउंड के साथ चिपका रहेगा, या जो भी सरफेस है उसके साथ चिपका रहेगा और उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर ध्यान दोगे तो यहाँ से वेलोसिटी वेरी कर रहा है, ऊपर से नीचे तक वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वेलोसिटी वेरी करेगा। और वेलोसिटी में जब चेंज हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखते हैं उसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। जब भी वेलोसिटी में जो चेंज है उसको किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलेंगे क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर ये डेप्थ y के बराबर है, ये डेप्थ कितना है? y के बराबर, तो यहाँ जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा y। अगर x डायरेक्शन में चेंज देखते तो डेल्टा x लिखते हैं। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इसलिए डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा y लिख रहे हैं। तो सबसे टॉप पे वेलोसिटी कितनी है? v है। सबसे बॉटम पे वेलोसिटी कितना? 0 है। अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो यहाँ की वैल्यू y के बराबर और यहाँ 0। यहाँ पे हम ओरिजिन ले रहे हैं, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उसकी वैल्यू होगी v बाई y। वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है? v बाई y है। सो और हम पता है एंड नीटा इज इक्वल टू टाउ बाई, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ठीक है। तो यहाँ से क्या है? नीटा इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई v बाई y, और इफ टाउ इज इक्वल टू f बाई a, अगर फोर्स दिया हुआ है और ऊपर का सरफेस एरिया दिया हुआ है तो
फोर्स और एरिया के फॉर्म में अगर लिखोगे तो नीटा हो जाएगा एफ वाई ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी नीचे, एरिया नीचे। नीटा की वैल्यू आएगी एफ, एफ शियर फोर्स है, वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट से आ रहा है, अगर टॉप सरफेस का, वी है बॉटम की वेलोसिटी जीरो, डेप्थ है वाई, तो ये डेप्थ है, वी वेलोसिटी है टॉप सरफेस का, ए एरिया, अगर एरिया नहीं देगा डायरेक्टली टाउ देगा तो सीधे यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर ईटा दिया हुआ है तो इस एफ की वैल्यू से पता कर सकते हो कि एक लेयर दूसरे लेयर पे कितना फोर्स लाएगा। एफ जो है, एफ की वैल्यू डायरेक्टली तुमको बता देगी कि एक लेयर दूसरे लेयर पे कितने का फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है तो उसके लिए तुमको एरिया चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है उसके लिए वैल्यू चाहिए कि कितने से कितने बीच में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने y माना है तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखो। तो ये तो हो गया दो लेयर के बीच में या तीन लेयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो। अगर कोई फ्लूइड, अगर किसी फ्लूइड में कोई बॉडी फॉल कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो कैसे निकालेंगे? तो लिखना फोर्स ऑन ए बॉडी, नेक्स्ट हेडिंग है फोर्स ऑन ए बॉडी। सबसे पहले इसका यूनिट निकाल लो। आगे जाने से पहले एक काम करना, इसका यूनिट कैलकुलेट करो। ईटा का जो यूनिट है, ईटा का यूनिट कितना होगा? कैलकुलेट करो यूनिट कितना होगा। यूनिट क्या है इसका? पास्कल सेकंड। एफ बाई ए क्या होता है? प्रेशर। एफ बाई ए क्या है? एफ बाई ए प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल। वी बाई वाई, वी वेलोसिटी है, वाई मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट जाएगा, जो नीचे सेकंड है वो ऊपर जाएगा, तो पास्कल सेकंड। इसका जो यूनिट होगा पास्कल सेकंड होगा, या फिर अगर न्यूटन में चेंज करोगे तो पास्कल की जगह रख सकते हो और भी वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे जो हेडिंग बोल रहे थे, लिखेंगे फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग या विस्कस फोर्स एक्टिंग, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी falling inside अगर कोई बॉडी है किसी फ्लूइड के अंदर फॉल कर रहा है, गिर रहा है, तो क्या होगा? विस्कस फोर्स होगा, जो उस पर फोर्स लगेगा, दैट फोर्स, देखना विस्कस फोर्स ऑन द बॉडी is directly proportional to velocity of the body directly proportional to velocity of the body, coefficient of viscosity, विस्कोसिटी कितना उस पर डिपेंड करेगा, कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, एंड शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। स्फेयर होगा तो स्फेयर के केस में रेडियस पे डिपेंड करेगा, और स्फेरिकल बॉडी spherical body it depends on radius of body।
हमें जो पढ़ना है वो स्फेरिकल बॉडी के ही बारे में पढ़ना है। हमें जो फोर्स पढ़ना है विस्कस फोर्स, वो स्फेरिकल बॉडी पे ही पढ़ना है। तो जो विस्कस फोर्स है डिपेंड किस पे करेगा, वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से फॉल हो रहा है, विस्कोसिटी कितना है, जो भी लिक्विड है उसका शेप कैसा है बॉडी का। तो बॉडी का शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो स्फेरिकल के लिए पढ़ना है। तो यहाँ से जो विस्कस फोर्स आएगा एफ भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर। स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर इसको कंबाइन करोगे तो ऐसा है कि एफ भी इज इक्वल टू, या इक्वल टू पहले हटा दो, वी मीटर आर। अब साइन को हटाओगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6 पाई। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई मीटर भी आर। अगर कोई भी स्फीयर किसी लिक्विड में फॉल हो रहा है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी अगर किसी लिक्विड में फॉल हो रहा है, तो उसका जो उस पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी 6 पाई ईटा वी इंटू आर, जहाँ वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है, नीटा उस फ्लूइड की विस्कोसिटी है, 6 पाई कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ये जो भी एक्सपेरिमेंट था स्फीयर पे वो स्टोक्स ने करा था, इसलिए इस लॉ को स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे वाटर ड्रॉप है, जो रेन ड्रॉप जो है स्फीयर में फ्री फॉल करता है। ठीक है, क्या करता है, एटमॉस्फेयर में उसका फ्री फॉल होता है। एटमॉस्फेयर में जब फ्री फॉल होता है तो उस पे फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं। एटमॉस्फेयर में जब फ्री फॉल होगा किसी भी रेन ड्रॉप का, तो उस पे 3 फोर्स लगते हैं। पहला फोर्स उस स्फीयर का वेट, या जो रेन ड्रॉप है उसका वेट जिसके चलते वो नीचे आ रहा है। दूसरा बायंसी फोर्स, क्योंकि वो एक हम जो है हमें एटमॉस्फेयर किसका है, फ्लूइड का बना हुआ है। ठीक है, फ्लूइड गैसेस है, गैसेस से बना हुआ है। तो जब भी किसी दूसरे बॉडी को किसी फ्लूइड में रखते हैं तो एक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स हमेशा होता है, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज्यादा होता है। हम पे बायंसी का इफेक्ट ज्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है बायंसी के रिस्पेक्ट में, लेकिन बायंसी फोर्स लग रहा है हम पे। लेकिन जो रेन ड्रॉप होता है ना उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो उस पर बायंसी फोर्स दिखता है। और जब वो v वेलोसिटी से मूव करेगा नीचे की तरफ, तो उसमें एक और फोर्स लगने लगेगा जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। और विस्कस फोर्स रेन ड्रॉप के केस में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब उसको नहीं नेग्लेक्ट करेंगे तो जो भी फोर्स लग रहा होगा रेन ड्रॉप पे वो पता करेंगे। तो लिखना, नेक्स्ट हेडिंग है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी समझते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी होता है क्या। देखो होता क्या है कि अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, ये फ्लूइड है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, अगर किसी फ्लूइड में फॉल हो रहा है तो इस बॉडी पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, वही रेन ड्रॉप वाला सिचुएशन है। नीचे mg, ऊपर की तरफ fb, जिसको बायंसी फोर्स बोलते हैं, इतना तो जान रहे थे। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि एक और फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विस्कस फोर्स बोल रहे हैं। और विस्कस फोर्स बॉडी के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये भी वेलोसिटी से नीचे फॉल हो रहा है, तो इस पे ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगेगा एफ। ठीक है, तो अगर बॉडी पे जो फ्री बॉडी डायग्राम हो ड्रॉ करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम में जो एफ भी प्लस एफ बी है, बी मतलब बायंसी, बी मतलब विस्कोसिटी है, वो एम जी के बराबर है। आ रही बात समझ में, एफ बी प्लस एफ बी प्लस
एफ बी प्लस एफ बी एम जी के बराबर है। कब? जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल हो रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल हो रहा है। पहले समझना क्या हो रहा है। अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं सिंपली, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है उसका क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। किसी भी बॉडी को अगर ड्रॉप करेंगे, जैसे कि स्टोन को मैं यहाँ से ड्रॉप करूं तो क्या होगा, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि mg फोर्स fb प्लस fb से ज्यादा है। अगर कोई भी बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसका टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसका कहने का मतलब है नीचे जो फोर्स लग रहा है mg, वो इन दोनों फोर्स से ज्यादा है। ये जब स्टोन गिराते हैं ना, स्टोन को फॉल कराते हैं फ्री फॉल, तो ये वाला सिचुएशन होता है कि फोर्स ऑफ बायंसी और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बस यही दिखाते हैं, ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक रेनड्रॉप लो, रेनड्रॉप का जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो रेनड्रॉप अगर एयर में फॉल होगा तो इसमें ये जो दोनों फोर्स है ये भी डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना कि टाइम, ये दोनों फोर्स कांस्टेंट है, बायंसी फोर्स और mg कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता, ठीक। तो पहले mg ज्यादा था तो नीचे की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा ना, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज होगा, एफ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होते होते एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये दोनों मिल करके इसको बैलेंस कर देंगे। फोर्स ऑफ बायंसी और विस्कोसिटी मिल करके वेट को बैलेंस कर देंगे, और जिस पॉइंट पे वेट बैलेंस हो जाता है उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद का जो मोशन होता है उस मोशन में वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता है। क्लियर है? पहले क्या हो रहा था ना, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था एफ बी प्लस एफ बी, ये कांस्टेंट फोर्स है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फोर्स ऑफ बायंसी कांस्टेंट है। सिमिलरली नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एमजी, एमजी भी कांस्टेंट है क्योंकि मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। चेंज कौन होगा, एफ बी चेंज होगा। एफ बी चेंज क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, ठीक। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये जो दोनों फोर्स लग रहे थे ऊपर की तरफ ये mg के बराबर हो जाएंगे। जैसे ही fb प्लस fb बराबर हो गया mg के, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो हो जाता है। उसके बाद का जो मोशन होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, और उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो मतलब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो विस्कस फोर्स है वो प्लस बायंसी बराबर होना चाहिए किसके, mg के, जो कि वेट ऑफ द बॉडी है। ये कैसे है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सारी वैल्यू रखोगे, एफ बी हमने कैलकुलेट करा था 6 पाई नीटा, और रेडियस, उसके बाद वेलोसिटी, ठीक है। और क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है तो एक नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगाएंगे वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी प्लस बायंसी फोर्स। क्या होता है, बायंसी फोर्स होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ये जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर क्या करेगा, यहाँ से फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, और जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कैसे आएगा, बायंसी फोर्स होता है, एफ बी होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, इधर क्या लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो डिस्प्लेस कितना हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ फ्लूइड इनटू जी, मास फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ वो उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दो, और मास ऑफ द फ्लूइड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। ये होता है फोर्स ऑफ बायंसी एफ बी। तो इसको यहाँ पे उठा करके रख सकते हो, ये होगा वी डी, वी डी मतलब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, वी डी प्लस सॉरी वी डी इंटू रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी, ये बराबर किसके होगा, एम जी के।
एम जी है वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी अगर लिखोगे तो वेट ऑफ द बॉडी बराबर होगा वी डी के, क्योंकि उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है। ये पूरा गेन अपने आप को जब फ्लूइड में रखेगा तो उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, इसलिए वी डी रो ऑफ बॉडी आएगा। बॉडी मतलब जो ये फॉल हो रहा है फ्लूइड में वो इनटू जी। अब इसी को अरेंज करेंगे। इसको जब अरेंज करोगे सब वैल्यू रख करके वीडी को लिख सकते हैं रेडियस के टर्म में। यहाँ से क्या आएगा 6 पाई मीटा आर वी टी प्लस 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो जी छोड़ इधर होगा इंटू जी। इसी को सिंप्लीफाई करोगे, हमें वी टी वैल्यू निकालना है, इसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। जो भी कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। रेडियस एक रेडियस जाएगा, यहाँ पे एक आर स्क्वायर आएगा, फिर इधर एक आर स्क्वायर आएगा। पाई भी पाई इधर जाएगा, पाई इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर बचेगा 3, इधर 2 और इधर 2। बाकी और कुछ कटने वाला है नहीं। dt अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ से dt इसको इस साइड ले जाओ, 2/3 जी भी कॉमन कर सकते हो, रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ फ्लूइड, और डिवीजन में होगा डिवाइडेड बाई 3 मीटर, और रेडियस है आर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से आएगा 2/9 2g आर स्क्वायर रो बी माइनस रो एफ डिवाइडेड बाई 9 मीटर। ये टर्म है यानी इस वेलोसिटी से फॉल करेगा कोई भी बॉडी किसी भी फ्लूइड में, जब विस्कस फोर्स, बायंसी फोर्स और mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। देख सकते हो रो बी क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो एफ है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, नीटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और आर जो है वो है रेडियस। किसी भी स्फीयर को अगर किसी बॉडी में फ्री फॉल करवाओगे उसकी वेलोसिटी कुछ देर बाद कांस्टेंट हो जाएगी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद जब मोशन होगा इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, इस फॉर्मूला से 2g r स्क्वायर रो बी माइनस रो एफ डिवाइडेड बाई 9 ईटा। हो गया। चलो तो विस्कोसिटी ये जो प्रॉपर्टी थी फ्लूइड की ये हमने पढ़ ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइड का वो है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सरफेस टेंशन। लिखना इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, गैसेस में नहीं होता है लिक्विड्स में होता है बस। सरफेस टेंशन फ्लूइड में बस लिक्विड में देखा जाता है, गैसेस में नहीं दिखेगा। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, by virtue of which
virtue of which surface of the liquid by virtue of which surface of the liquid apply force on the body, kept over surface of liquid, देखो होता क्या, जैसे कंटेनर में अगर फ्लूइड रखोगे तो उसका एक टॉप सरफेस होगा, ठीक है, ये एक टॉप सरफेस है। अब इस टॉप सरफेस पे क्या कर रहे हो ना, अगर एक पेपर रख रहा है तो पेपर क्या कर रहा है, ऊपर होल्ड कर रहा है, या फिर नीडल रखते हैं कभी कभी तो नीडल भी होल्ड कर जाता है, डूबता नहीं है, सरफेस पे तैरता है। तो अगर सरफेस पे तैर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका जो नेट फोर्स है, नीचे mg लग रहा होगा नीडल का, तो कोई तो फोर्स ऐसा है जो ऊपर की तरफ लग रहा है और इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो अगर सरफेस पे रखा हुआ है तो फोर्स किसके चलते आना चाहिए, सरफेस के चलते ही। जैसे अगर यही एक ब्रिक होता, ब्रिक के ऊपर अगर नीडल रखते तो रुकता है, तो जो ब्रिक के ऊपर नीडल रखे हो उस पे फोर्स जो है वो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये सरफेस फोर्स है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत माइन्यूट लेवल पे एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ जो कि mg को बैलेंस कर रहा है। या दूसरे तरीके से अगर इस पे हम, जैसे कि ये वाटर है, इसमें क्या करो, केरोसिन रखो या फिर पेट्रोल रखो, तो पेट्रोल क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ये इकट्ठा हो रहा है, नहीं मिक्स हो रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा होगा, ये जो सरफेस है, सरफेस वाटर का, ये क्या कर रहा होगा, जो भी केरोसिन का लेयर है उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और उसको बैलेंस कर रहा होगा, तब तो वो वाटर के ऊपर एडजस्ट कर पा रहा है ना। तो इसी फोर्स को, ये जो फोर्स आता है, ये फोर्स आता है सरफेस टेंशन के चलते। और सरफेस टेंशन होता क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते अगर किसी भी लिक्विड के सरफेस पे कोई बॉडी रखा होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एंड दिस फोर्स, आगे लिखना, दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ, this force per unit length is called surface tension, is called surface tension, and it is given as सरफेस टेंशन को T से, T इक्वल्स टू F by L। ठीक है, तो अगर लेंथ L है उस पे फोर्स F लग रहा है, लेंथ L है, फोर्स F लग रहा है, सरफेस टेंशन इज गिवन एज T इक्वल्स टू F by L। और ये सरफेस पे ही लगता है, सरफेस से अगर कांटेक्ट में कोई भी चीज होगा उस पे एक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन के चलते एक एनर्जी आती है जिसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी लिखना, सरफेस एनर्जी में लिखो, इट इज द वर्क डन to change or produce
work done to change or produce, work done to change or produce a given surface, work done to change or produce a given surface area, a given surface area, given surface area, full stop. In case of, in case of fluids, in case of fluid, surface energy is defined as, in case of fluid, surface energy is defined as, in case of fluid, surface energy is defined as change in surface area, change in surface area into, change in surface area into surface tension, change in surface area into surface tension. ठीक है, समझना क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का हमने एक सरफेस बनाया है, इस सरफेस से अगर दूसरा सरफेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मतलब इसको हटा के एक दूसरा सरफेस, इसके अंदर वाला जो सरफेस है वो बाहर लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा। और अगर जो वर्क कर रहे हो वो इस स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सरफेस एनर्जी। सिमिलर फिनोमेना होता है कि इसमें फ्लूइड में भी, फ्लूइड का लिक्विड में होता है। जब भी सरफेस जनरेट करते हैं तो हम सरफेस जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी आती कैसे है, सरफेस एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन। जो भी सरफेस टेंशन है और जो एरिया चेंज हुआ उसको लिख सकते हो। सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा ए इंटू सिग्मा, सॉरी टी से रिप्रेजेंट करें सिग्मा की जगह। इसलिए ड्रॉप बनाने में या फिर बबल बनाने में, अगर ड्रॉप बना रहे हो तो एक सरफेस क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। वैसे ही अगर बबल क्रिएट कर रहे हैं तो बबल में भी हम सरफेस बनाते हैं, और सरफेस बनाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वही वर्क डन सरफेस एनर्जी के टर्म में स्टोर होता है। और सरफेस एनर्जी निकालेंगे कैसे, जो भी एरिया हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, या फिर या तो नया प्रोड्यूस करोगे या फिर एरिया चेंज करोगे, तो जो चेंज है वो, या फिर जो नया प्रोड्यूस कर रहे हो वो चेंज के बराबर ही हो जाएगा। अगर नया प्रोड्यूस कर रहे हो तो जो एरिया बनेगा वही चेंज के बराबर हो गया, नहीं तो एरिया पहले से था A1, उससे A2 बना रहे हो तो चेंज इन एरिया लेंगे और उसमें सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही सरफेस एनर्जी दे देगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी समझ सकते हैं। ये एक वायर फ्रेम है, फ्रेम भी क्या है, यहाँ पे ऐसे एक लिक्विड है, एक थिन फिल्म जमा हुआ है लिक्विड का, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, और ये जो लेंथ है इसको मान लो B, और ये है L। ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके क्या करा, इस एरिया को इंक्रीज करा, यहाँ जो एरिया है इसको इंक्रीज कर दिया, ये जो लेंथ है ये D के बराबर है। तो अगर देखोगे कितना वर्क डन करना पड़ा तुमको, कितना वर्क डन करना पड़ा इस एरिया को चेंज करने के लिए, तो अगर ध्यान से देखोगे तो सरफेस एरिया इनिशियली क्या था A1, A1 जो इनिशियली होगा वो होगा L इंटू बी, इनिशियल क्या होगा L इंटू बी। देखो अगर थिन फिल्म है ना, थिन फिल्म है तो इधर भी एरिया है और इस साइड भी एरिया है। कभी भी थिन फिल्म की बात करेगा तो थिन फिल्म में दो एरिया होता है, एक जो तुमको दिख रहा है इस साइड का, एक जो तुमको नहीं दिख रहा है पीछे की तरफ। तो ये एरिया और ये पीछे वाला एरिया, किसी भी फिल्म का हमेशा दो एरिया होता है, एक आगे की तरफ जो तुमको दिख रहा है, एक पीछे की तरफ जो तुमको नहीं दिख रहा है। तो A1 की वैल्यू LB नहीं होगी, 2LB होगा।
इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसको ध्यान रखना। और अगर A2 कैलकुलेट करोगे तो A2 की जो वैल्यू होगी वो होगा L इंटू डी प्लस डी, क्योंकि डी से हमने इंक्रीज करा, इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे भी एक एरिया है और पीछे भी एक एरिया है। किसी भी फिल्म का 2 एरिया होता है, आगे और पीछे। सो डेल्टा ए कैलकुलेट करोगे, डेल्टा ए होगा A2 माइनस A1, तो इसको लिख सकते हो 2LB प्लस 2LD माइनस 2LB, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2LD। सरफेस एनर्जी कितना लगेगा या वर्क डन कितना लगेगा? सो वर्क डन इज इक्वल टू 2LD इंटू टी सरफेस टेंशन है, और सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू 2LDT, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। T फॉर सरफेस टेंशन। बात करेंगे कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल सबसे पहले समझते हैं कॉन्टैक्ट एंगल होता है। जैसे किसी भी कंटेनर में कोई फ्लूइड रखोगे तो यहाँ पे फ्लूइड जो होता है वो ऐसे होता है, इस तरीके का होगा, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन पॉसिबल है, इस तरीके का होगा, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि प्लेन भी हो सकता है, कोई कर्वेचर ना बने, ऐसा प्लेन है रह जाए। इधर फ्लूइड है, या फिर और चीजें, अगर कोई सरफेस है, किसी सरफेस पे अगर लिक्विड रखते हैं तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है, लिक्विड ऐसे फैल जाए, ठीक है, या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट ड्रॉप के फॉर्म में रहे और इस तरीके से। ये सारे सिचुएशन इसमें होता क्या है कि जब भी ध्यान दोगे तो ये जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे जहाँ पे लिक्विड कांटेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक कर्वेचर जनरेट हो रहा है, इस कर्वेचर पे अगर टेंजेंट डालोगे तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्लूइड के अंदर से मेजर करता है। सिमिलरली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर टेंजेंट डालोगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर टेंजेंट डालोगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ जो थीटा होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने टेंजेंट डाला, ये एंगल बना, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट डाला तो फ्लूइड के अंदर से अगर एंगल मेजर कर रहे हो, ये एंगल बना। तो जब टेंजेंट से और सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है ना, कोई भी फ्लूइड जब किसी सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में होता है, कोई भी फ्लूइड जब किसी सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में होता है तो इस तरीके का फेनोमेना दिखता है। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये, या फिर ये और ये। अगर ड्रॉप रखोगे तो ड्रॉप कभी फैल जाता है, कभी इस तरीके से रहता है। तो ऐसा हो क्यों रहा, ये होता है एडहेशन और कोहेशन के चलते। जब फ्लूइड को किसी सरफेस पे रख रहे हो, किसी फ्लूइड को सरफेस पे रख रहे हो
तो फ्लूइड और सरफेस के बीच में फोर्स लगने लगता है, ठीक है। तो फ्लूइड और सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है, अगर फ्लूइड और सरफेस के बीच में ये फोर्स ज्यादा है, इसको बोलेंगे एधेशन। फ्लूइड और सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको एधेशन बोलते हैं। फ्लूइड और फ्लूइड के बीच में, फ्लूइड और फ्लूइड एटम के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं कोहेशन। यहाँ पे अगर एधेशन ज्यादा है तो लिक्विड फैल जाएगा। अगर एधेशन ज्यादा है, एधेशन मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, वो ज्यादा है तो फ्लूइड इस कंडीशन में रहेगा। अगर कोहेशन ज्यादा है, कोहेशन मतलब फोर्स बिटवीन फ्लूइड मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स, फ्लूइड फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो ये कंडीशन दिखेगा। सिमिलर यहाँ जो थीटा है, अगर फोर्स सरफेस ये जो वॉल है उसमें और लिक्विड में ज्यादा है तो इस तरीके का कंडीशन है। ये एंगल जो बनेगा ये थीटा लेस देन 90 बनेगा। ग्रेटर देन 90 कब बनता है? जब कोहेशन ज्यादा होता है। कोहेशन मतलब फ्लूइड फ्लूइड का जो पार्टिकल है उनमें फोर्स ज्यादा है, कोहेशन ज्यादा है। यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन है, कोहेशन और एडेशन बैलेंस्ड है, क्योंकि लेयर जो है वो प्लेन है, यहाँ पे कर्वेचर नहीं बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है ना, किसके किसके बीच में? सरफेस के बीच में, सरफेस मतलब सॉलिड जो है, सॉलिड सरफेस के बीच में, और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसी को बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है। तो जब लेस देन 90 डिग्री होगा इसको बोलेंगे नॉन वेटिंग फ्लूइड, सॉरी वेटिंग फ्लूइड, वेटिंग फ्लूइड। और वेटिंग फ्लूइड में कोहेशन ज्यादा होता है, सॉरी एडेशन, एडेशन ज्यादा होता है, एडेशन इज मोर, ठीक है। इसी से एडेसिव वर्ड आता है, तो चिपकाने के लिए हमें दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छे से बनाना पड़ता है। दूसरे के पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स लगे, जैसे सॉलिड और लिक्विड में फोर्स लग रहा है, उसको एडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री से ज्यादा, इसको बोलते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड। और यहाँ पे कोहेशन ज्यादा होता है, कोहेशन इज मोर। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एडेशन एंड कोहेशन आर बैलेंस्ड, ठीक है। ये सिचुएशन पहला वाला अगर ड्रॉप रखोगे तो यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, वेटिंग फ्लूइड। यहाँ पे थीटा, हमेशा एंगल जो मेजर करते हैं वो फ्लूइड के अंदर घुस के मेजर करते हैं। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो ये नॉन वेटिंग फ्लूइड। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस, एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस, एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस and tangent and tangent and tangent drawn and tangent drawn at the point of contact, tangent drawn at the point of contact, tangent drawn at the point of contact is called contact angle, is called contact angle, is called contact angle। ये सारे डायग्राम बना लो। हो गया ना, बता दी।
नेक्स्ट लिखो, rise and fall in rise and fall in capillary tube. कैपिलरी ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिसका डायमीटर उसके लेंथ के कोरोस्पॉन्डिंग बहुत ही छोटा होता है। डायमीटर बहुत ही छोटा होगा, लेंथ बड़ा होगा, ऐसे ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो जब भी ऐसा ट्यूब किसी लिक्विड में इंसर्ट करोगे तो दो फिनोमेना देखने को मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड। ठीक है, अगर ये वाटर है और इसमें हमने एक ग्लास ट्यूब इंसर्ट किया, ग्लास ट्यूब जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। कैपिलरी ट्यूब इसलिए क्योंकि उसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है उसके लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर इस वाटर में कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करोगे तो जो वाटर है वो राइज कर जाता है। इससे क्या होगा, राइज कर जाएगा। या दूसरा सिचुएशन क्या है, अगेन एक फ्लूइड है मरकरी, अगर इसमें ग्लास ट्यूब इंसर्ट करोगे तो इसका जस्ट अपोजिट फिनोमेना देखने को मिलेगा। अपोजिट मतलब फ्लूइड जो होगा फॉल कर जाएगा इस तरीके से, इसके ऊपर खाली रहेगा। तो यहाँ पे फॉल हुआ है इतने से एच से, तो हमें राइज एंड फॉल बताना है। राइज एंड फॉल क्या कैलकुलेट, दोनों में से किसी एक को समझोगे जो फॉर्मूला आएगा वो दोनों के लिए यूज होता है कि एच की वैल्यू निकालना होता है कितने से राइज हुआ या फिर कितने से फॉल हुआ। तो दोनों फॉल के लिए निकाल लो या राइज के लिए निकाल लो। देखो यहाँ हो क्या रहा है ना, कि फ्लूइड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्लूइड ऊपर की तरफ अगर फ्लो हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फोर्स लगा करके ऊपर की तरफ फ्लो करवा रहा होगा, और इतना पे जाकर के होल्ड कर जा रहा है, मतलब इस वेट को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स अवेलेबल होगा। वेट को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स अवेलेबल होगा। तो होता क्या है, अगर इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो सरफेस तो थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर बना के रखेगा। कर्वेचर बना क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन है, जिस वो एंगल जो पढ़ा है एंगल है, ये एंगल कॉन्टेक्ट एंगल थीटा के बराबर। ठीक है, इधर फ्लूइड है, हमें बस उसी की फ्लूइड के बारे में बात करना है जो राइज हुआ है। तो राइज कितने का है, एच हाइट से राइज हुआ। अभी जो हाइट राइज हुआ है इस पे देखेंगे कौन कौन सा फोर्स लगा। पहला तो फोर्स लगेगा इसके चलते नीचे mg, पूरा जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को mg नीचे की तरफ खींच रहा होगा। दूसरा फोर्स लगेगा, ये जो सरफेस है ना, सरफेस टॉप सरफेस, वो टॉप सरफेस इससे कांटेक्ट में है, जो ट्यूब का वॉल है उससे कांटेक्ट में है। मतलब ये पूरा ऐसे गोला ऊपर से देखोगे तो ये सरफेस पूरा किससे कांटेक्ट में है, वॉल से कांटेक्ट में है। तो इस वॉल से कांटेक्ट के चलते एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे एंगल बना करके। ये ऐसा नहीं है कि ये दो ही पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, ये पूरे जितने भी पॉइंट कांटेक्ट में है सब पे लग रहा है। ठीक है ना, जितने भी फोर्स है, जितने भी पॉइंट है, उन सारे पॉइंट पे ये फोर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये फोर्स आता क्यों है, सरफेस टेंशन के चलते। ये जो भी फोर्स है वो क्यों आता है, सरफेस टेंशन के चलते। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो फोर्स है ना, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होता है। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जो भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस mg को बैलेंस करेगा। देख सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, बैलेंसेस। और बार बार बोल रहा हूँ कि ये फोर्स ऐसा नहीं कि दो पॉइंट पे मैंने दिखाया तो इसी दो पॉइंट पे काम कर रहा है। ये जो फोर्स है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एट ईच एंड एवरी पॉइंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स balances weight of the fluid, that is
एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। एफ कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। और ये जो फोर्स है वो किसके चलते आ रहा है? फोर्स आ रहा है सरफेस टेंशन के चलते। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती कितनी है? सरफेस टेंशन होता है T इक्वल्स टू एंड T इक्वल्स टू एफ बाई एल। एफ को लिख सकते हो T इंटू लेंथ। अब जो लेंथ कांटेक्ट में है ना, वो पूरा सरकमफ्रेंस जो गोला बनाए थे, ये पूरा कांटेक्ट में है ट्यूब के साथ। तो लेंथ की जगह पे रखेंगे 2 पाई आर। लेंथ जो कांटेक्ट में है प्लेन नहीं है या एक लाइन नहीं है, ये क्या है? पूरा सरकमफरेंस। पूरा सरकमफरेंस जो है लिक्विड का, वो किससे कांटेक्ट में है? ट्यूब के वॉल से कांटेक्ट में है। तो ट्यूब के वॉल से कांटेक्ट में, इसलिए लेंथ की जगह रखेंगे 2 पाई आर। अब 2 पाई आर वैल्यू पुट कर दो वहां पे। वैल्यू पुट करोगे तो एफ की जगह क्या रखोगे? एफ इक्वल्स टू सो टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब कितना मास यहाँ पे है वो कैसे निकालेंगे? इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सिलिंड्रियम है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो रो से और सिंप्लीफाई करोगे। एच कैलकुलेट करना है। एच की वैल्यू कितना आएगा? एच का वैल्यू आएगा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई पाई पाई कैंसिल हो गया, रो जी आर। तो ये राइज के लिए निकाला है। फॉल के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के देखते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जो मास हटा हुआ है उसको उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। सेम रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। राइज और फॉल। T जो है ये सरफेस टेंशन, R है रेडियस ऑफ ट्यूब, ट्यूब का जो रेडियस R है, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, थीटा है कांटेक्ट एंगल। थीटा क्या है? कांटेक्ट एंगल। तो इस फॉर्मूला को याद रखोगे। इस फॉर्मूला को यूज करके हम कितना राइज या फॉल होगा वो कैलकुलेट करें। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।